नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। मेरे साथ आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे भरोसेमंद शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री। अब हम आजमगढ़ आ पहुंचे हैं। मारुति सुजुकी ब्रेजा कार से मैं यहां तक पहुंचा हूं और लोकेशन तक अब मैं आपको ले चलूंगा ताकि वहां लोगों से मेरी बातचीत हो सके और जो जनता के नुमाइंदे हैं यानी नेता, उनसे भी हम सवाल पूछ सकें। आजमगढ़ की बात की जाए, इस बार यहां का मुकाबला बहुत टफ आप कह सकते हैं। एक तरफ बीजेपी की तरफ से निरहुआ है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव हैं। टक्कर कांटे की इसलिए है क्योंकि यहां पर मुस्लिम और यादव, इन दोनों वोटर्स की बात की जाए तो यह आंकड़ा 6 लाख को पार कर जाता है। इस लिहाज से यह माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ पलड़ा थोड़ा झुका हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत जोर लगा रहे हैं। पिछले 60 दिनों में 2 बार यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभा की है, यानी कुछ भी हो सकता है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं जहां से हम कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। के 400 पार के नारे से समाजवादी पार्टी को चक्कर आने लगता है। वे बहुत चक हो जाते हैं, 400 पार कैसे? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये जो बात कह रही है जनता, ये पूरी तरह से सत्य होने वाली है। कमल का बटन दबाएंगे और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। 25 मई भाजपा गई। आजमगढ़ के लोग तो केवल भाजपा की विदाई नहीं करेंगे, ऐतिहासिक विदाई करेंगे। जो देश का रुझान मिला है 5वें चरण के बाद, वो ऐतिहासिक रुझान। प्रधानमंत्री मोदी जी को 400 पार के नारे को सार्थक करता हुआ पूरा 5वां जो चरण गया वो दिखाई दे रहा है। 400 पार नहीं, 400 हारने जा रहे हैं इस बार। ये आजमगढ़ को जिन्होंने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था, उसके कारण आप कहीं बाहर जाते थे, लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे। समाजवादी पार्टी अपराधी पालती थी, अपराधियों की फैक्ट्री चलाती थी, माफियाओं की फैक्ट्री चलाती थी। ये अपमान कर रहे हैं आजमगढ़ का, और इस अपमान का बदला कल यहाँ की जनता लेने जा रही है। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर 400 की ओर बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ। We want 400 seats to change the constitution. This is not told by us. This is told by them only. No, people are really seeing. These people want an autocratic government, not a democratic government. तो आजमगढ़ हम आ पहुंचे हैं। ये बड़ा बैटल ग्राउंड है। बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, दोनों के लिए नाक की लड़ाई भी है। और आप देख रहे हैं ये जो विशाल बस आपको नजर आ रही है, महाभारत एक्सप्रेस, इसके जरिए देश भर में लगभग 26,000 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर ली है। रामेश्वरम से हमारी यात्रा शुरू हुई थी और अब मैं आजमगढ़ आ पहुंचा हूं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि आजमगढ़ की अगर बात की जाए तो क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है लड़ाई, इसे जरा समझिए। समाजवादी पार्टी के गढ़ के तौर पर इसे देखा जाता रहा। आपको पता है यहां से मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव सांसद रहे, चुने गए। लेकिन निरहुआ यहां पर बीजेपी से जीते तो इस बार क्या होगा? क्या धर्मेंद्र यादव जीतेंगे, निरहुआ जीत जाएंगे? हम इसकी भी बात करने वाले हैं। और अब मैं आपको लिए चलता हूं नीचे ताकि जनता जनार्दन से भी मेरी बात हो सके। लिफ्ट को नीचे ले लीजिए। लोगों से भी बात करेंगे और लोगों के मन में क्या चल रहा है इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। आजमगढ़ की तो बात होगी, छठे चरण का जो मतदान होना है उससे संबंधित सवाल भी हम लोग पूछने वाले हैं। और बात यह भी होगी कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने कौन सा चेहरा नजर आ रहा है। क्या वाकई में इंडिया गठबंधन के पास कोई ऐसा फेस है जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी का वो मुकाबला करता हुआ ये गठबंधन नजर आ रहा है, इसे समझते हैं। पहले जनता से ही छोटा सा क्विक कमेंट लेता हूं। प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं इस बार? राहुल गांधी जी। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन से कोई नाम तो बताइए। इंडिया गठबंधन जिसे भी बना दे। राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी जी। नरेंद्र मोदी जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी। माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनेंगे इंडिया गठबंधन से।
तो दो कैसे बन जाएंगे? अखिलेश यादव या राहुल गांधी को एक ही तो होंगे। अखिलेश यादव बनेंगे। अखिलेश यादव बनेंगे। ये राहुल गांधी वाले कहाँ चले गए भाई? ये देखिए। ऐसा है कि अभी ये निर्णय जो आप बता रहे हैं, हम लोग के अनुमान बता रहे हैं, हकीकत ये है कि इंडिया गठबंधन इतनी मजबूती से पूरे देश में आने जा रहा है। आपने कहा कि आपकी इच्छा है राहुल गांधी बने, ठीक है, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव बने, तो कैसे होगा? प्रेम किसी का बटा नहीं है, प्रेम सबका अलग अलग हो सकता है। प्रेम सबका, तो एक पीएम और एक डिप्टी पीएम ऐसा भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। गठबंधन धर्म इतना बढ़िया है कि इस बार राहुल गांधी और आगे आइए भाई, फटाफट एक कमेंट अपनी बात रखिए, फिर नेताओं के पास जाऊंगा। गठबंधन धर्म इतना बढ़िया है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस बार पहली बार आम आदमी पार्टी कैंडिडेट को वोट देंगे, झाड़ू पे वोट देंगे। तो इसलिए गठबंधन में कोई शक नहीं है और प्रधानमंत्री सिर्फ राहुल गांधी ही बनेंगे और गठबंधन उनको स्वीकार। सबसे पहले बीजेपी से सवाल है, बार बार आप लोगों पर इल्जाम यही लगता है कि एजेंसियों का आप लोग दुरुपयोग करते हैं। देखिए, दुरुपयोग नहीं होता, एजेंसियों का सदुपयोग हो रहा है। जो लोग चोर हैं, जो भ्रष्ट हैं, क्या आपको पता नहीं, ये शीश महल में रहने वाले लोग हैं जिनका अभी वक्तव्य आपने सुना, 9-9 लाख रुपए के पर्दे लगाने वाले लोग हैं। ये बहुत सादगी और ईमानदारी की बात करके आए थे और कहते थे कि हम ट्रेनों में सफर करेंगे। उनको पता है आपको कितनी महंगी गाड़ियों में चलते हैं ये लोग? एक एक करके इनके चेहरे बेनकाब होते गए हैं, इसलिए चिल्ला रहे हैं और ये जेलों में हैं और इनका भविष्य है जेल, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला किया। ये कह रहे हैं कि सदुपयोग किया जा रहा है एजेंसियों का, दुरुपयोग नहीं हो रहा है। पहले तो मैं अखिलेश आनंद जी, आपको और आपकी टीम को इस इल्म, अदब और सियासत की धरती, या यूं कहें कि समाजवाद की धरती पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस आजमगढ़ की मूलभूत समस्याओं को उठाने के लिए आपकी पूरी टीम आजमगढ़ में आई। ये अभी कह रहे हैं हमारे भाई कि चोर और पर्दे की बात कर रहे हैं मांगे। मैं पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं भिखारी हूं, झोला उठा के चल दूंगा। 50-50 लाख का सूट देश का प्रधानमंत्री पहनता हो और गरीबों के पास खाने के लिए अन्न ना हो, 80 करोड़ जनता को अनाज पे रखता हुआ प्रधानमंत्री 50 करोड़ का सूट आ कहां से रहा है? हम धन्यवाद देना चाहते हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब को, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की चोरी को देश के सामने उजागर किया है। कितना बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड का, आप विश्वास मानिए, सरकार बदलने दीजिए। ये जो कह रहे हैं कि ईडी और ये काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि हाँ, यही ईडी और यही जितनी संस्थाएं हैं, ये जब इनको पकड़ेंगी तब ये कहेंगे कि क्या हो रहा है। मतलब बदले की राजनीति करेंगे आप लोग को मौका मिला तो। जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, जो इन्होंने वैक्सीनों पे पैसा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड की वैक्सीनों की कंपनियों से, फर्जी वैक्सीन हमारे देश की जनता को। मैं कांग्रेस के नेता से जरा इसी पर एक सवाल पूछ लेता हूं, चूंकि अरविंद केजरीवाल जी को सभी लोगों ने सुना, वही बात जो बार बार उनका कहना है कि एक तरीके से उनको फंसाया गया है, गलत है सब कुछ। जो एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग कर रही है बीजेपी और इसकी सरकार, ऐसा आरोप आप लोग लगाते हैं। लेकिन यही वो कांग्रेस पार्टी है ना जो खुद, जिस पर केजरीवाल आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार के। हम इसको दूसरी तरफ लेकर के चलते हैं, क्योंकि आजमगढ़ में आप आए हैं। मैं आऊंगा, आजमगढ़ की बात होगी, लेकिन चूंकि नेशनल पर्सपेक्टिव में भी बात हो रही है। हाँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आजकल आजमगढ़ जनपद में जितने थाने हैं, अगर हल्की सी मारपीट हो गई तो 2 लाख रुपए लेकर के 307, और अगर 307 लगना है तो 151 में चालान। ये खेल चल रहा है। लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। कहां? लोकतंत्र कोई व्यक्ति नहीं है, उसको बांध के रखा गया, मारा पीटा जा रहा है। जब राजनीतिक व्यक्ति का एसएसपी ने सुने, डीएम ने सुने, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं, मेरे जैसे लोगों का फोन न उठाया जाए, जब सिविल सोसाइटी के लोगों का अपमान हो, मतलब इस तरह का अहंकार जो है, जो कार्यपालिका है, जो एक्सक्यूट करते हैं, जो इनकी नौकरशाही है, वो करने लगे, तब कहा जाता है लोकतंत्र खतरे में है, तब कहा जाता है भारतीय संविधान खतरे में है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि मोदी सरकार जो है पूरी तरीके से जो है जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग कर रही है और अपने तरीके से अपने हित में इस्तेमाल कर रही है। यही बात तो केजरीवाल जी आप लोग के समय में कहा करते थे कि कांग्रेस वाले ऐसा करते हैं, करप्ट हैं, जेल जाना चाहिए उन्हें। देखिए, हम कह रहे हैं ना कि आज चूंकि केजरीवाल से गठबंधन है, राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त दुश्मन नहीं होता, लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा आपके माध्यम से, कोई डर नहीं है। केजरीवाल ने जो कहा था आज वो भुगत रहे हैं, ठीक ना? कैसे फर्जी लोग फंसाए जाते हैं। शीला दीक्षित को उन्होंने बदनाम किया, आज वो बदनाम हो रहे हैं। आज केजरीवाल को भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे फर्जी फंसाया जा रहा है। एक दुनिया लेवल के अर्थशास्त्री को जिस तरीके से इन लोगों ने बदनाम किया। केजरीवाल ने जो बोया वो काट रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं क्या आप? बिल्कुल, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ केजरीवाल ने जो बोया वो काट रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उनको फंसाया जा रहा है। उन्होंने एक पृष्ठभूमि तैयार की थी ना, अन्ना हजारे के मूवमेंट समय भी अन्ना, तो भी अन्ना, सारा देश है अन्ना अन्ना। तो कुल मिला के केजरीवाल जी ने जो बोया था वो काट रहे हैं। ये मेरा अपना कहना व्यक्तिगत। और रहा सवाल, चूंकि जो सत्ता में पार्टी आई, जो धर्म के नाम पर, जो राम को भी ले आ सकती है,
ठीक ना, जो खुद अपने आप में कहती है कि मैं अवतार पुरुष हूँ, निश्चित रूप से ईश्वर हो सकते हैं। आने वाले समय में उनकी पूजा करने वाली एक जमात भी हो सकती है, मैं इससे परहेज नहीं करता। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि केजरीवाल ने जो एक माहौल बनाया, उस माहौल से जो लोग उत्पन्न हुए, पैदा हुए, ठीक ना, वो लोग वही उनके साथ कर रहे हैं जो केजरीवाल ने किया था। निश्चित रूप से ऐसे में हम लोग केजरीवाल के साथ हैं, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र को न खत्म करने वाले लोग हैं। लेकिन पंजाब में जब आप पहुंचते हैं तो वहां पर संविधान खतरे में नजर नहीं आता है, वहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सामने सामने है। मैं इसका भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम तो ऐसे एग्जाम्पल जानते हैं, किसी आजमगढ़ जिले में त्रिवेणी राय जी हुआ करते थे, वो इंदिरा गांधी के यहाँ अपने कम्युनिस्ट साथी को पैसा दिलाने जाते थे कि मेरे खिलाफ लड़ रहा है, इसके पास पैसा नहीं है, ये कैसे लड़ेगा। हम आजमगढ़ के लोग, महापंडित राहुल सांकृत्यायन की धरती है, जिसने बोलगा से गंगा लिखा। नहीं, राहुल सांकृत्यायन की जो धरती है, वोल्गा से गंगा जो उन्होंने लिखा, वो भी मुझे पता है, लेकिन मैं केजरीवाल जी की बात कर रहा हूँ, राहुल सांकृत्यायन जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य से जो बात जानी चाहिए, आजमगढ़ के चरित्र के हिसाब से जानी चाहिए थे। क्योंकि मैं आजमगढ़ में पैदा हुआ हूँ, तो मेरा ये कहना है ना कि अगर कोई मेरा विरोधी भी है और मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, तो बड़ा हृदय आपने दिखाया। आपकी सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी जी को उन्होंने कुछ कहा नहीं कहा, कुछ अब भूल गए। चलिए, बीएसपी कहाँ है इस लड़ाई में इस बार? कुछ कहने से पहले सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सशक्त नमन करते हुए, और आप पत्रकार बंधुओं का इस अल्लामा शिबली नोमानी की धरती, हरियौद की धरती, महापंडित राहुल सांकृत्यायन की धरती पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत, और सामने बैठे हुए जनता जनार्दन का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी पार्टियों ने अपनी बातों को रखा, और आपसे थोड़ा सा मेरे निवेदन ये है कि हम यहाँ पर एक राष्ट्रीय पार्टी हैं। चार लोग पैनलिस्ट खड़े हुए हैं, और इसमें एक पार्टी क्षेत्रीय और हम 3 पार्टियां नेशनल पार्टी है, और हमें भी सबके बराबर मौका मिलना चाहिए। और इतने में तो अपनी बात आप रख देते जितने में भूमिका बना रहे हैं, अपनी बात तो रखिए सर। हम अपनी बात रखना चाहते हैं। बात यह है कि सभी पार्टियां सत्ता में रही हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई अभी तो बता रहे थे, लंबे समय तक इनकी पार्टी सत्ता में रही है, और संविधान आज खतरे में है। और सभी लोगों को याद है 21 महीने की इमरजेंसी में सबसे ज्यादा संविधान संशोधन कांग्रेस की सरकार में हुआ है। उसके बाद आज जो है संविधान की जो है दुहाई देने वाले हमारे साथ खड़े हुए प्रवक्ता, जो सपा के प्रवक्ता बड़े भाई खड़े हुए हैं, जब इनके जो है पार्टी सत्ता में आती है यूपी में, तो प्रमोशन के आरक्षण का विरोध सबसे पहले ये करते हैं। उसके बाद जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए जो है पार्क को अय्यासी का अड्डा बताने का काम करते हैं। और जो है बहन जी, संविधान खतरे में आप कहते हैं बीजेपी से, ये तो कह रहे हैं बीएसपी वाले आप लोगों से खतरा है। हम तो कह ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक दूसरे के चोली दामन का साथ है। सिक्के के 2 पहलू हैं ये। चोली दामन का संबंध है। अभी जल्दी ही निरहुआ का यहाँ पर रोड शो हुआ था, उसमें जो है धर्मेंद्र यादव की भाभी अर्पणा यादव जाकर के रोड शो करके जाती हैं। कौन चोली दामन का संबंध रखता है ये सभी लोग जानते हैं। हमारे साथी को जानकारी नहीं है कि धर्मेंद्र यादव की वो भाभी नहीं है, वो उनके चचेरे भाई के होंगी कोई रिश्तेदार, उनके परिवार की सदस्य कहना चाह रहे हैं, परिवार के। आप देखिएगा, आप ये कह रहे हैं भाभी मानने से भी इनकार करते रहे हैं ये लोग। पहले संध्या जी कौन है? हमारी बात पूरी जाने दीजिए, तब इनकी वर्जिन लीजिए। ये कह रहे हैं संविधान खतरे में नहीं है, वही बात आज नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं संविधान खतरे में नहीं है। तो बहन मायावती और नरेंद्र मोदी में कोई अंतर नहीं है। जब इनके उत्तराधिकारी आदरणीय बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ऐसा है, सुनिए मेरी बात, ठंडे दिमाग से बताइए, बुआ और बबुआ साथ आए थे कि नहीं आए थे? वो एकदम आए थे, हमने सम्मान किया था, बड़े दिल से, बड़े हृदय से सम्मान किया था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने उनकी नस दबाई, उनकी फाइलों को खोलने का काम किया, तो बहन जी सबसे पहले बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत उत्साहित दिख रहे हैं आप लोग, बोलिए अपनी बात रखिए, आपस में झगड़ा मत करिएगा। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? इस बार भारतीय जनता पार्टी को आपके इस महाभारत एक्सप्रेस के न्यूज के माध्यम से बता देता हूं कि इस इंडिया और गठबंधन और महाभारत का जो युद्ध चल रहा है, इसके मेन नायक माननीय अखिलेश यादव जी होंगे, और इस रथ को, एनडीए की रथ को रोकेंगे, और इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार देश में बनेगी। भाई साहब, ऐसा है कि संविधान खतरे में नहीं है। एक खतरे में डालने वाला व्यक्ति जिसने 44वें अमेंडमेंट में संविधान की मूल आत्मा में बदलाव कर दिया, बाबा साहब के ऊपर थूका है इन लोगों ने। इन लोगों की यही दशा है। दूसरी पार्टी है जो बाबा साहब को भूमाफिया बोलती थी कि कहीं भी मूर्ति लगवा करके कब्जा कर लेते हैं, ये दशा है इन लोगों की। सपा की बात कर रहे हैं। बाबा साहब को ये लोग बदनाम करने का काम करते हैं केवल। मैं कहना चाहता हूं अपने भाई, और किसी का बोलना तो हाथ उठाइए, आता हूं मैं, हाथ उठा के रखिए।
उनको मैं बताना चाहता हूं, जिस मिशन को लेकर माननीय काशीराम जी ने बसपा का गठन किया था, उस मिशन से भटक चुके हैं। और जब तक काशीराम जी थे तब तक ये 76 से राष्ट्रीय पार्टी बनी, जब से बहन मायावती जी के हाथ में इनका पीछे किसी कुछ बोलना है, पीछे किसी को बोलना था, हाथ उठा रहे थे, किसको कहना था? हाँ हाँ, घूम रहे हैं आप, हम ही को भूल जा रहे हैं। 90% हाथ से काम करने वालों, वर्ण व्यवस्था को नकारो। हम 90% कमेरावादी है, मेहनत करके एक रोटी कमा के खाते हैं। मेहनत, अपनी मेहनत से पूरी दुनिया का पेट भरते हैं और अपनी मेहनत से सब। प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? राहुल गांधी को बनाएंगे। आपसे, आपके जैसे वो भी खूबसूरत प्रधानमंत्री हम उसको बनाएंगे जो रोजगार देगा। प्रधानमंत्री उसको बनाएंगे। कौन देगा? जो देगा। राहुल गांधी चिल्ला रहे 30 लाख रोजगार हम देंगे। क्यों नहीं भाजपा का नेता कहता मंच से कि हम युवाओं का साथ दे रहे? 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, एक साल में 2 करोड़ नौकरी। 2 करोड़ पे ये लोग रोजगार पे मैं समझ सकता हूँ क्या कहना चाहते हैं। धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं और भारी मतों जीत रहे हैं, क्योंकि मुख्य मुद्दा यहाँ पे युवाओं का बेरोजगारी और रोजगार से संबंधित है। अरे सर, महंगाई और बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए। जब राहुल गांधी कह रहे हैं 30 लाख हम नौकरी देंगे, तो उनको इस बार देखा जाएगा, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। भाजपा के से पूछना चाह रहा हूं कि ये 2 करोड़ नौकरी और दूसरी बात, ये झूठ काहे बोलते हैं इतना? बहुत झूठ बोलते हैं। देखिए, ये जीतेगा तो भारत, और हम भारत के मतदाता हैं। जीतेगा तो भारत, मजबूत भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, और इसी को भारत कहते हैं। और बाकी देश आगे जा रहा है, बस साथ में चलते जाना है। दुनिया में नंबर 1 पर भैया जो ये बुलडोजर की दावा करते हैं, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, ये बताइए उनके घर पे बुलडोजर क्यों अभी तक नहीं चला? ये जो है भारतीय जनता पार्टी वाले बार बार झूठ बोलते हैं, आज भी झूठ बोल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इनका नेता बड़े मंच से कह दे कि मैं 30 लाख नौकरी देता हूं, आज मैं पहला युवा होऊंगा जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा। चलिए ठीक है, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। इनके सरकार में कितना बिना पैसे की नौकरी मिली है और कितना घूस के लोग दिए हैं। सुनिए, जितने विद्यालय हैं, पेपर लीक भी अगर हुआ तो इनके विद्यालय से हुआ है। ये लोग क्या बात करेंगे? कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम आप देख रहे हैं। आजमगढ़ की जनता आपको नजर आ रही है, इनके पास में आऊंगा। उससे पहले यहां पर जो उनके नुमाइंदे हैं, अलग अलग पार्टी के नेता, उनसे मेरा सवाल है। और बीजेपी से पहला सवाल, यहां एक सज्जन मुझे दिखे अभी इस भीड़ में, वो कह रहे थे कि 30 लाख नौकरी भी दिलवाने का अगर आप वादा कर दीजिए, वो आपको वोट करने लगेंगे। हम वादे नहीं करते, हम नौकरी देते हैं। यहाँ पे रोज 28 किलोमीटर रोड बन रही है, ठीक है, 14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बन रही है, ठीक है, पीएम कौशल विकास योजना चल रही है, पीएम विश्वकर्मा योजना के थ्रू हम तमाम छोटे छोटे काम करने वालों को दे रहे हैं। यहाँ पे मुद्रा लोन हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। तो इस तरह से तमाम हम लोगों ने नौकरियां दी हैं। और एक बात, इनकी सरकारों में क्या हुआ था पूछ लीजिए। यहाँ पे 90 में, यहाँ पे मायावती जी की सरकार में सिर्फ 5 साल में 90,000 नौकरियां दी गई थी। मुलायम सिंह अखिलेश यादव जी की सरकार में 5 सालों में सिर्फ 2,05,000 नौकरियां दी गई थी, जबकि योगी जी की सरकार ने अभी तक 6,65,000 नौकरियां दी हैं। आपसे 3 गुना से ज्यादा नौकरियां दे चुके हैं और बार बार आप नौकरी वाला सवाल पूछते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। हमारे साथी को जानकारी नहीं है, ये झूठ बोलने वाली पार्टी है भारतीय जुमला पार्टी, इनको जानकारी नहीं है। 2018 के बाद आखिरी पेपर जूनियर हाई स्कूल के टीचरों शिक्षकों की भर्ती का हुआ था, उसका रिजल्ट आज तक ना आया। उसके बाद जितने भी भर्तियां इन्होंने निकाली, अमूमन 15 भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं। सबसे बड़ी भर्ती अभी इन्होंने सिपाही भर्ती की वैकेंसी निकाली थी, 60 लाख अभ्यर्थी उसमें अपीयर हुए थे। इसके जमाने में नौकरी मिली, फिर कांग्रेस के जमाने में, समाजवादी पार्टी के जमाने में? ये सवाल आप जो है, एक 2007 से 2012 की गवर्नमेंट बनी थी, इलाहाबाद में रहने वाले सभी छात्रों ने कहा था कि यह जो युग है, ये नौकरियों का युग है, ये स्वर्णिम युग माना गया था। उस समय बहन कुमारी मायावती जी जो यूपी की जो है मुख्यमंत्री हुआ करती थी, कह रहे हैं सिर्फ 90,000 मिली थी। योगी जी 6.5 लाख से ज्यादा नौकरी दे चुके, कह रहे हैं बीजेपी वाले। 90,000 कहिए, आप इनसे पूछिए पूरे जो यूपी में जितने गांव हैं, एक गांव में जो बैकलॉग और जो है सफाई कर्मी की भर्ती किसने करवाया था? अच्छा ये बताइए, कांग्रेस बार बार जब महंगाई पर, बेरोजगारी पर सवाल पूछती है, उसका क्या मतलब निकाला जाए? वो पार्टी जो सबसे लंबे वक्त तक शासन में रही। देखिए, ऐसा कि 2000, अगर मैं आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूं
तो मैं कह रहा हूँ ना कि मैं आजमगढ़ में कांग्रेस से ज़्यादा किसी ने विकास नहीं किया, उसके बाद किसी ने किया तो सपा ने किया। आजमगढ़ महुला से गढ़वाल बंदा 45 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर। मुझे लगता है कि अगर भाजपा के लोग इतना बड़ा काम कर देंगे तो उस बंदे में दिन भर जाके रात भर में रहेंगे मंडई डाल करके। एक मिनट, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सपा से भी ज्यादा काम किया, सबसे अधिक काम कांग्रेस ने फिर सपा ने, तो सपा के उम्मीदवार को आप समर्थन क्यों दे रहे हैं? अपना उम्मीदवार खड़ा कर लेते, कांग्रेस करती यहां पर। मैं कहना क्या रहा हूँ, सुनिएगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो गठबंधन होता है ना, ये गठबंधन देश स्तर पर तय होता है। और तय होता है क्यों? कि चूंकि जिले की जो राजनीति है, जब लोकतांत्रिक मूल्य नष्ट होने लगते हैं और लगता है कि जो मतदाता है उनका बिखराव हो रहा है धर्म और जाति के आधार पर, समझ रहे हैं पूरी बात? जब धर्म त्याग कर रहे हैं मतलब आप लोग एक साथ इस तरीके से। मेरा सिर्फ ये कहना है कि 63 से 64% मतदाता है जो एक तरफ है और लगभग 37-38% मत पाकर। सवाल देखिए ये भी है, क्या वाकई में ये संविधान बचाने की लड़ाई है या अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है कई पार्टियां? हाँ आइए, चलिए अब आप लोग की बारी है, जनता की बारी है। पीछे चलिए। पेपर लीक क्यों हो रहा है बस इस सरकार? आपने कहा, जिसे हमारे प्रधानमंत्री शशि जो बताते हैं लोग, प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपए आपके सबके खाते में आएंगे। ये वही नारा है जैसे आज बोल रहे हैं कि 400 पार, जैसे वो पूरा नहीं हुआ। प्रवीण जी से हमारा एक प्रश्न है कांग्रेस पार्टी से कि ये पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग लड़ रही है, सारी पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं, और दिल्ली में एक जगह, ये कैसा गठबंधन है कि ठगबंधन है? अच्छा, गठबंधन है कि ठगबंधन है? हाँ, ऐसा है कि जो लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों को टारगेट करके कर रहे हैं। 70 साल सरकारी नौकरियां किए हैं, विभागों में चले जाइए, सरकारी कर्मचारी आज ईमानदार हो जाए तो सड़कें सोने की हो जाएंगी, सोने की सड़कें बन जाएंगी। प्राइमरी के मास्टर हैं उनके। आप कहना क्या चाह रहे हैं बताइए? नौकरियां ना मिले, ये कहना चाह रहे हैं? नौकरियां मिले, अपने रोजगार पैदा करिए, सरकार के चक्कर में न पड़िए। सरकार की नौकरी मतलब हराम खाने वाला। सुनिए, इन लोगों की आदत है ये नौकरी नहीं इसकी बात आप कर रहे हैं, पार्टी का नाम लेके बोलिए ना। सपा वाले जो है ना, ये कह रहे हैं नौकरी दे रहे हैं। अभी सुनिए, आचार संहिता से पहले संविदा पर डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज में बाबू रखे गए हैं। पूछ लीजिए इनसे पूछिए, उनको नौकरी नहीं मिली है। और एक चीज बताइए, केवल सरकारी नौकरी करना ही अगर रोजगार है तो बेरोजगार ये हुए हैं, इनके मंत्री हुए हैं। मैं एक बीटेक प्रोफेशनल हूँ और इनके हिसाब से अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो मुझे क्या नाला में से पकौड़ा बनाने के लिए मिलेगी नौकरी? मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, तो मैं बैठ के क्या नाम है पकौड़ा चलूं? जी एक मेरा सवाल इंडिया गठबंधन वालों से है कि इंडिया गठबंधन के लोग ये आरोप लगाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बी टीम है बीजेपी की। तो मैं इंडिया गठबंधन वालों से ये पूछना चाहता हूं कि सदन के अंदर माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपको दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं, तो इंडिया गठबंधन वाले ये बताएं कि बी टीम कौन है? बी टीम कौन है? बी टीम पीछे हो गया। भाजपा के लोगों ने कहा कि हमने कैमरे के सामने सटिए, इधर से पीछे सटिए। भाजपा के लोगों ने कहा कि हमने 6.5 लाख नौकरियां दी हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ में 6.5 लाख कितना % होता है? जो हर साल इन्होंने कहा था 2 करोड़ देंगे, 6.5 लाख में मेरा एक सवाल है सपा के प्रवक्ता से। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की है। क्या आपने जो सीट दिया है, इन्होंने लोकसभा के जो कैंडिडेट दिए हैं उसमें 33% का आरक्षण इन्होंने दिया क्या? 6 कैंडिडेट हैं, गिनिए 13 कैंडिडेट। चलिए और किसी को बोलना है? पहले सर बोलिए कि अपना ये घोषणा पत्र उठा के देखें, 2014, 2017, 2019, 2022 वो पूरा। मुझे बीजेपी के प्रवक्ता से कहना है कि बोलो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बार जनता नकार चुकी है, क्योंकि रिजल्ट कहाँ आया? रिजल्ट नहीं आया, मतदान जारी है, जनता बोल रही है, ये डाल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता तो आरक्षण और संविधान। सर, बीजेपी वालों के लिए एक शायरी है कि नजर नहीं नजरों की बात करते हैं, कि नजर नहीं नजरों की बात करते हैं, जमीन पे बैठकर चांद सितारों की बात करते हैं, हाथ जोड़कर बस्ती को तोड़ने वाले, हाथ जोड़कर बस्ती को तोड़ने वाले आज सभी महफिल में सुधारों की बात करते हैं। कार्यक्रम के आखिर में हमें पहुंच गया हूँ, अब कार्यक्रम समाप्त करना है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी बनेंगे। दूसरी प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी।
समाजवादी राहुल गांधी राहुल गांधी अगर समाजवादी का सबसे बड़ा वोट बैंक कोई था तो मुसलमान था। अगर समाजवादी का सबसे बड़ा वोट बैंक कोई था तो मुसलमान था। और मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा अगर षड्यंत्र किसी ने किया है तो समाजवादियों ने किया है। आज मुसलमान कहां पहुंच गया है? आज मुसलमानों के हक को मार के बैठा है समाजवादी परिवार। और समाजवादी पार्टी का सबसे ज्यादा वोट देना मुसलमानों का काम है। क्या मुसलमान इनका गुलाम है? मुसलमानों का उर्दू शिक्षक भर्ती मुलायम सिंह। मेरे पास समय इतना ही है सर, समय इतना ही है, समय नहीं है। आजमगढ़ से फिलहाल कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज।